बच्चों असुविधा के लिए खेद है, ये इसको दोबारा फिर मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर 4 पाई r² से 4 पाई r² आपका कैंसिल हो जाएगा। जब 4 पाई r² से 4 पाई r² आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका सिंपली बचेगा फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। गॉस थ्योरम बच्चों, जो ये तो हमारा रेगुलर सरफेस था, ये रेगुलर सरफेस के लिए हमने पूरा करा था। आप चाहें तो इर्रेगुलर सरफेस के लिए भी पूरा कर सकते हो। अब इर्रेगुलर सरफेस के लिए हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आपको इर्रेगुलर सरफेस के लिए एक जनरल आइडिया बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई इर्रेगुलर सरफेस है, इसके सेंटर पर यहाँ कहीं पर चार्ज रखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी अलग अलग की अलग अलग जगह होगी। ये आपका एरिया ds ले लिया जाएगा। चलो वो तो ds और e की वैल्यू हो सकता है सेम हो, भी हो सकता है सेम ना भी हो। ये थीटा है, ये एंगल r हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना आएगा बच्चों कि जैसे e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² लेते हैं, ये तो हमारा एज इट दिस रहेगा। और साथ में हम जब फाई इक्वल्स टू यानी डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस लिखते हैं तो ई की वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² इंटू डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा पूरा लिखेंगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डी फाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और साथ में डी एस कॉस थीटा अपॉन r²। ये जो होता है ना डी एस कॉस थीटा अपॉन r², ये जो होता है ये सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल यानी कि इसको डी थीटा से प्रकट कर देते हैं, डी थीटा से। ये सॉलिड एंगल के बराबर होता है। डी फाई ये फ्लक्स के लिए है। और जब आप पूरे सरफेस की बात करोगे तो जैसे ही समेशन लगाओगे, समेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी थीटा, तो किसी भी आपकी स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होती है यानी कि 3D में जो डी थीटा का टोटल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ से तो ये फाई हो जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो हर किसी भी बॉडी का जो टोटल आपका एंगल्स का जो सम होता है वो आपका कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई से यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और सिंपल फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ हो जाएगा। ये आपका रेगुलर सरफेस के लिए है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो रेगुलर सरफेस के लिए ही आपका पूरा हो जाता है। अब हमारे आते हैं एप्लीकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बच्चों कॉपी पे पढ़ाने का रीजन सिर्फ इतना है, एक तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो कम आती है और दूसरा ये आसानी से फ्लो हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हो। कॉपी पे भी वैसा ही है जैसा बोर्ड पर रहता है, थोड़ा ये है कि बोर्ड पे थोड़ा सा एक लुक आ जाता है, बट प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही मैं कॉपी पर इसको दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। जैसे आप कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है वो कंसीडर कर लीजिए, इस पर चार्ज लगा दीजिए, बहुत सारा चार्ज दोनों तरफ ही रहता है, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सपोज फाइंड आउट करना है। अब ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग का है, लेकिन हम कुछ एक निश्चित लंबाई के रूप में इसकी लेंथ हम सपोज जो है वो L ले लेते हैं। तो जब आप L ले लोगे तो आपको पता है कि L लेने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ ही बराबर मात्रा में उत्पन्न होगा और वो एक आपका क्या बना देगा, वो एक आपका सिलेंड्रिकल सरफेस बना देगा। देखो आप कंसीडर करके, जैसे ये पेन है, अब इस पेन के जब आप देखेंगे तो चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्टेंस में आपके बनेगा। तो अगर हम इस बिहाफ पर देखें तो ये हमारा एक वो बन जाएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है किसी पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू हो जाता है क्यू अपॉन एल, या आप क्यू बराबर लिख सकते हो लैम्डा इंटू एल, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तीन क्यों लेंगे, तीन इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 डायरेक्शन हो रही है। एक डायरेक्शन तो ये ऊपर की तरफ को, दूसरी डायरेक्शन नीचे की तरफ को, तीसरी डायरेक्शन इसी की सरफेस पर। तो 3 डायरेक्शन में हम एलिमेंट्री एरिया लेंगे ds1, ds2 और ds3। अब आप देख रहे हो ds1 और ds3 तो आपस में इक्वल और अपोजिट हैं।
हालांकि हम ऐसे भी कह के इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम प्रॉपर करने के बाद ही करेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लास्क पासिंग थ्रू DS1 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। सपोज इसको हम D1 ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा E इंटू DS1 के साथ में cos 90। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ को है, देखो यहाँ से डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ को है, DS1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 क्या होता है आपका 0, ये समीकरण 2। सिमिलरली अब यहां पर मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं, D5 D5 निकाल दीजिए, वो भी आपका क्या आ जाएगा 0 ड्यू टू 90 डिग्री एंगल बिटवीन E एंड DS3। अब ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा, समय भी बच जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। ऐसे ही आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लास्क पासिंग थ्रू DS2, तो ये हो जाएगा आपका D5 बराबर आपका निकल के आ जाएगा E इंटू DS2, और बाकी आ जाएगा cos 0, या आप लिख सकते हो EDS2। तो यहाँ से अब आप निकाल लोगे टोटल फ्लक्स D5 हो जाएगा, D5 बराबर आपका सिंपल रह जाएगा EDS2, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपकी 0 में आ गई थी। अब DS2 अब लिख लोगे फॉर होल सरफेस पूरे सरफेस के लिए, तो वही होल इंटीग्रल ऑफ D5 बराबर E इंटू DS2 होल इंटीग्रल ऑफ, और यहाँ से ये फाई बराबर हो जाएगा E और होल इंटीग्रल ऑफ DS2। अब देखो जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने जब गॉस की थ्योरम वाला कराया था प्रूफ, तो उसमें DS लिया था, DS एलिमेंट्री एरिया लेके हमने इसका जब होल इंटीग्रल निकाला था, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका हमने कितना लिया था 4πr²। अब ऐसे ही जब हम यहाँ पर लेंगे इस पूरी का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πrl, l इसकी लेंथ हो गई, r इसकी रेडियस हो गई, 2πrl हो जाएगा। तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू 2πrl, ये समीकरण नंबर आपकी बन जाएगी, जो भी बन रही हो, सपोज 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं बच्चों आराम से। देखो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख देते हैं होल इंटीग्रल ऑफ DS2 बराबर एरिया ऑफ सिलेंडर, और कैसा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये इतना समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब आगे आप करिए, आगे आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम से, तो गॉस थ्योरम से आपको पता है फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स इनटू Q, ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब देखो ये भी फाई है, गॉस थ्योरम वाला भी ये फाई है, और दूसरा फाई हमने ये जो निकाला है E इंटू 2πrl, दोनों फाई बराबर हैं। सो 1/ε0 इंटू Q बराबर E इंटू 2πrl, सो E बराबर हो जाएगा 1/2πε0 इंटू Q/rl। अब चूंकि देखो Q बराबर हमने क्या ले रखा है, Q बराबर ले लिया लैम्डा इंटू L, तो यहाँ से E बराबर 1/2πε0 लैम्डा L अपॉन R इंटू L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा हमारा 2πε0 लैम्डा अपॉन R। तो देखो यहाँ से एक चीज बच्चों क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होता है किसी भी चीज से उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये उस पर डिपेंड करता है कि किस दूरी पर निकालना है। अब बेसिकली आप देखें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r आ जाएगा। यहाँ से अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें E और R के बीच में, सपोज एक E ले लीजिए, यहाँ से R ले लीजिए, तो E यहाँ पे सपोज E ले लीजिए, यहाँ पे सपोज R ले लीजिए, तो E R के बीच में ग्राफ ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये आपका ग्राफ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी दूरी पर निकालना है उस पर डिपेंड करती है, ना कि उसके शेप साइज पर। इसको अगर कभी न्यूमेरिकली सॉल्व करना हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, E बराबर 4πε0 2 लैम्डा अपॉन R। तो इस तरह से आप इसको करके सॉल्व कर सकते हो। बच्चों इसके 2 और हैं एप्लीकेशंस, हालांकि कोर्स में एक हटा दिया गया है, उसके बारे में अब हम कल चर्चा करेंगे।